प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। खास करके इस समय उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे हुए जी तोड़ मेहनत करने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और सभी अधिवक्ता बहनों का जो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं या जो आज की ही डेट पे आ सकते हैं या आने वाले संभावित दिनों में आ सकते हैं, सबका दिल से स्वागत है। हम कल जूरिस पर कुछ चीज़ें आपको कवर कर रहे थे, वही चीज़ आज थोड़ा सा कंटिन्यू और करेंगे। और उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो चीज़ें निश्चित तौर पर सेम टू सेम एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उसको ध्यान देते हैं। आज कब्जा पे हम कुछ केस ला विद स्टोरी लेके आए हैं। इसमें से एक केस ला आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। कब्जा संबंधी दृष्टांत के प्रमुख वादों में कार्टराइट बनाम ग्रीन 1802 का ये केस है। दूसरा है मेरी बनाम ग्रीन, ये 1841 का जजमेंट है। आर बनाम एसवेल 1865 का जजमेंट है। आर बनाम हडसन 1943 का जजमेंट है। साउथ स्टेफोर्ड शायर कंपनी बनाम सरमन और ब्रिजेज बनाम हाक्सवर्थ। ठीक है। और आखिरी केस ला है एल्विस बनाम ब्रिक्स गैस कंपनी। ये 6 केस ला में से एक केस ला आपके एग्ज़ाम में होना चाहिए। ये मैं मान के इसका थोड़ा सा डिटेल इसकी स्टोरी भी बोल देता हूँ, जिससे आपको चीज़ों को वहाँ हिट करने में माइंड जैसे होता है ना, और केवल यही केस ला नहीं रहेगा, इससे अतिरिक्त भी केस ला उसमें डाल देंगे जिससे आप कंफ्यूज हों। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, अगर स्टोरी आपको पता होगी तो आप कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कार्टर बनाम ग्रीन में एक दराज वाली मेज में बढ़ई को मरम्मत के लिए दी जाती है। बढ़ई को मेज की एक कुछ दराज में कुछ धन मिलता है। इस धन के बारे में कोई जानकारी मेज के स्वामी को ऑलरेडी नहीं थी। बढ़ई ने उस धन को अपने कार्य के लिए विनियोजित कर लिया। निर्णय दिया गया कि यह निर्धारित किया गया कि बढ़ई ने धन को अपने कब्जे में लेकर चोरी का अपराध किया। क्योंकि वो मेज किसकी थी, मेन पॉइंट तो ये है। व्यवहित और अव्यवहित कब्जा, आपने कब्जा का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें ये निर्णय कब्जे के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो संपत्ति जो उस मेज में मरम्मत के दौरान महत्वपूर्ण वस्तु मिली, उस पर बढ़ई का राइट नहीं हो जाता, वो उसी का राइट है। आइए, मेरी बनाम ग्रीन में क्या हुआ था। इस बाद में एक व्यक्ति ने एक सार्वजनिक नीलामी में एक मेज खरीदा। सार्वजनिक नीलामी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ स्वामित्व बिक रहा है, वहाँ बिका नहीं था। वहाँ तो एक अस्थायी तौर पर काम करने के लिए, मरम्मत करने के लिए दिया गया था। एक प्रकार से वहाँ बेल और बेलमेंट का संबंध था। जैसे आप धोबी के यहाँ कपड़ा प्रेस करवाने के लिए, कपड़ा इस्त्री करवाने के लिए या कपड़ा धोने के लिए दे आते हैं लॉन्ड्री में, तो आपका और उसके साथ क्या संबंध होता है, उपनिहिती का। और उसमें अगर कोई त्रुटि पाई गई तो पूरा जिम्मेवारी उसकी बनती है, वो उसका स्वामी नहीं हो जाता। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी जो केस पढ़े हैं और ग्रीन में क्या अंतर है। तो इसमें क्या हुआ, एक मेज नीलामी में वो खरीदा और उस मेज की गुप्त दराज में एक पर्स उसे मिला जिसमें मनी था, पैसा था। इस धन का विनियोग क्रेता ने अपने लिए कर लिया। जब मेज बेची गई तो किसी को भी यह नहीं मालूम था कि मेज में धन या कोई ऐसी चीज है। निर्णय हुआ, अबे बाद में पता चला होगा तो उसने केस किया होगा, तो उसमें निर्णय आया कि मेज के परिधान मात्र का यह आवश्यक रूप से मतलब नहीं कि मेज की सभी अंतर वस्तुएं भी परिदत्त कर दी गई हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लगेगा, लेकिन यहां भी वही चीज गवर्न करेगी, व्यवहित अव्यवहित। भाई, अंतरण केवल मेज का हुआ है, मेज में रखी हुई वस्तु का नहीं।
क्रेता उस धन के विनियोग करके चोरी का अपराध किया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है, थोड़ा सा मैं इसमें आगे के 4 केस लॉ और पढ़ूं, थोड़ा और जानकारी आपको दूं। रोमन लॉ में एक सूक्ति है, ट्रेडेशियो ब्रेवी मानू। फिर से सुनिए, ये सूक्ति आपके एग्जाम हॉल में हो सकती है। ट्रेडेशियो ब्रेवी मानू, ये रोमन लॉ में है, एक सूक्ति है, और ये मध्यवर्ती कब्जे के समर्पण से संबंधित है। मध्यवर्ती कब्जे के समर्पण का अभिप्राय मतलब होता क्या है? इसके अंतर्गत एक वस्तु मध्यवर्ती कब्जे का समर्पण उस व्यक्ति को किया जाता है जिसका तात्कालिक कब्जा उस वस्तु पर पहले से ही है। जैसे मान लीजिए, वही तात्कालिक कब्जा आपने अपनी कोई वस्तु किसी को दिया और दे के चले गए। एक गाय है मान लीजिए आपके यहाँ, आपको दुबई जाना है, गाय की रखवाली के लिए आपने पड़ोसी को सौंप दिया। काफ़ी समय हो गया, आप नहीं आ पाए। अब जो तात्कालिक कब्जा उस पड़ोसी को है, बात की, कहा भैया ऐसा है, हमारा कुछ काम दाम मिल गया, हम ना आ पाएंगे, आप ऐसा कीजिए, उसे ले लीजिए अस्थाई तौर पर। आज का ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन वैसे भी कुतुआ भी हो सकता है कि आदमी खरीद ले। तो वहाँ आपने उसको क्या किया, तात्कालिक कब्जे को उसको स्वामित्व में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मध्यवर्ती कब्जा था उसका समर्पण कर दिया कि ले जाइए। ऐसे भी हो सकता है कोई पैसा मत दीजिए, दान कर दे, संभव है। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं कहता तब तक कब्जा किसके पास बना रहेगा? मूल स्वामी के पास। और एक कॉन्स्टिट्यूशन पज्जसोरियम एक शब्द आता है इसी कब्जे में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पज्जसोरियम का क्या अर्थ है, और 4 ऑप्शन बना के देंगे। कब्जे से संबंधित है ये। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण कर दिया जाता है, जबकि तात्कालिक कब्जा अंतरणकर्ता के पास बना रहता है। मतलब वो वस्तु मूल स्वामी के पास है लेकिन वो बेची जा चुकी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके यहां बनिया आया, आपने उसको 10 कुंतल गेहूं बेचा। संजोग से उसके पास ले जाने का साधन नहीं है, 5 ले गया, 5 बोरे, और 5 बोरे कहा ऐसा है साहब, यही अपने ही बरामदमे में ही कहीं रख लिया जाए, हम बाद में इसको ले जाएंगे। और उसने उसका पैसा बकाया छोड़ दिया। अब देखिए, वो संपत्ति विक्रय अधीन है, भले उसकी संपत्ति प्रदत्त नहीं की गई है, प्रतिफल कंसीडर नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहाँ है? मूल स्वामी के तात्कालिक कब्जे में है, जबकि है वो किसकी? विक्रय कर देने के बाद क्रेता बनिए की है। समझ रहे हैं? अब वो बाद में बाई फोन या वैसे भी कह दिया, रास्ते में कहीं मिल गया, जिससे उसने गेहूं खरीदा उससे मिल गया और पैसे पेमेंट कर दिए। अब तो कोई संशय ही नहीं रहा, प्रतिफल भी पूरा हो गया, करार वाली स्थिति नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रतिफल मिल गया। तो उस स्थिति में तात्कालिक कब्जा तो किसके पास है? अब भी है मूल स्वामी के पास, जो उसका जिसने बेचा, लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष कब्जा है अब वो तात्कालिक कब्जा अंतरण कर सके, बल्कि मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण कर दिया जाता है। मध्यवर्ती कब्जा वही कि अंततः वो प्रॉपर्टी उस बनिए की हो गई। इसी को एक एग्जाम्पल से इसमें समझाया है। आने किसी गोदाम में 50 बोरे गेहूं खरीदा, गोदाम वाले ने 50 बोरों को आ की सुपुर्द कर दिया, परंतु वह इस बात से सहमत हो जाता है कि उन 50 बोरों को क्रेता आ के गोदाम में हो। देखिए, हम उसको अगर ध्यान दिए, हम पुराने पढ़े हुए नॉलेज के आधार पर, एक इमेजिनेशन के आधार पर मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक वही एग्जाम्पल इसमें दिया है बुक में, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक शब्द बहुत पूछे, आईएएस में पूछा गया है, एरटोनमेंट से क्या मतलब है? फिर से शब्द सुनिए, एरटोनमेंट से क्या शब्द है? हम उस तरीके की टीचर नहीं हैं, हम उस तरीके के टीचर नहीं हैं जो हम आपको ये बताएंगे कि जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं, विधि धन शास्त्र ना। आप जब से हमसे, चाहे मान लीजिए हमारी कुछ बहनें या बंधु जो नए जुड़ रहे हैं, वो 2-4 दिन में सुन करके उनका प्यारा सा कमेंट आता है कि सर आपके यूट्यूब चैनल से बहुत लाभकारी चीज़ें प्राप्त होती हैं।
वो निश्चित तौर पर, निसंदेह मैं कह रहा हूं, जो भी ये बच्चा या बहन बंधु ये कमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसने अपने आप को कम से कम प्रारंभिक परीक्षा पे तैयार कर लिया। नहीं, हम तो पसंद नहीं आएंगे, हम तो पसंद नहीं आने वाले। क्यों? हम बेसिक के बारे में नहीं। जो लड़का आज ही एग्जाम कमीशन ले ले, कल सुबह आ जाए नोटिस और वो मेरिट से 10 नंबर ऊपर जाए, उस लड़के को मेरी बातें रच में आएंगी। हम ये जो बता रहे हैं, इससे उनका भला तो होगा ही होगा जो एकदम ऐरा गैरा नत्थु खैरा है। इसमें सबसे भला उनका होने वाला है जो टॉप मेरिटिया में 10 नंबर का अंतर लेंगे। अगर मुझे केयर कर रहे हैं वो, तो 20 नंबर के अंतर पे जाएंगे। ये वो सवाल हैं जिसको आप निश्चित छोड़ कर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे एटोर्नमेंट का मतलब क्या होता है। ये मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण है, जबकि तात्कालिक कब्जा किसी तीसरी व्यक्ति में बना रहता है। तो आप देखिए, तात्कालिक कब्जा एक मूल स्वामी के पास चला जाए, समर्पित कर दिया जाए, जिसको दिया गया उसी एक मध्यवर्ती कब्जा वाले के पास चला जाए, पहला। दूसरा मूल स्वामी के पास ही रहे। तीसरा वो तात्कालिक कब्जा किसी तीसरे के पास रहे। और तीनों के अलग अलग शब्द हैं। जो मध्यवर्ती कब्जा के समर्पण की बात है, मैंने बताया ट्रेडेसियो ब्रेवी मानू, इसका अभिप्राय पूछेंगे आपसे। और जो तात्कालिक कब्जा मूल स्वामी के पास ही बना रहे जबकि उसका विक्रय हो चुका, सेकंड वाला, वो है कॉन्स्टिट्यूशन पज्जोसोरियम। लिख के तीनों रट लीजिएगा इसे। और तीसरा है एरटोनमेंट। एरटोन मतलब किसी थर्ड पक्षकार। तो उसमें ऑप्शन में ध्यान से देखना, एरटोनमेंट अगर पूछें कि एरटोनमेंट का अभिप्राय है, तो उसमें देखना जो ये कह रहा है ना कि मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण है, जबकि तात्कालिक कब्जा आपको हर में चेक करना है। तात्कालिक कब्जा किस पर है? अगर तात्कालिक कब्जा ऑलरेडी उसी वस्तु पर जिसके पास पहले से ही है उसको कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं रोमन लॉ में ट्रेडेसियो ब्रेवी बानू। और अगर तात्कालिक कब्जा अंतरणकर्ता के पास बना रहता है तो उसे कहते हैं ट्रेडेसियो ब्रेवी मानू। और अगर वो तात्कालिक कब्जा निश्चित तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चला जाए तो उसे कहते हैं एटोर्नमेंट। ठीक, समझ गए होंगे। परिदाय करने के 2 तरीके हैं, वास्तविक परिदान, आणविक परिदान। वास्तविक मतलब जैसे एक मकान के चाबी का परिदान इस आशय से कि मकान का कब्जा दूसरे को दे दिया जाए, मकान का आणविक कब्जा कहलाता है। और आणविक परिदान भी 3 प्रकार का होता है। ये जो हमने भी बात की है आणविक परिदान की बात है, जिसमें मध्यवर्ती कब्जे का समर्पण होता है, जिसकी सूक्ति है ट्रेडेसियो ब्रेवी मानू, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन पज्जोसेरियम, और तीसरा है एटोर्नमेंट। तो ये आणविक कब्जे के परिधान के तरीके भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से आणविक कब्जे का परिधान का तरीका कौन नहीं है। तो ये तीनों है, इसमें एक रैंडमली कोई ऑप्शन बना देंगे। समझ रहे हैं? कब्जे का अर्जन, जब मैंने शुरुआत में ही क्लास ली थी 2 दिन, तो मैंने बताया था कि कब्जे का अर्जन ग्रहण द्वारा बाई टेकिंग, परिधान द्वारा बाई डिलीवरी, और विधि के प्रवर्तन द्वारा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये तीनों आप कंठस्थ रखिएगा, यहां से सवाल बनता ही बनता है। आणविक कब्जे का मतलब होता है कि जब कब्जा विधिता हो परंतु तथ्यता नहीं। कानूनी रूप से तो उसका अधिकार हो, लेकिन फैक्ट यह है कि वहां वो वस्तु है नहीं। जैसे एक बॉक्स को अपने बहुमूल्य सामान रखकर उसमें ताला लगा देता है। एक बॉक्स के अंतर्गत अपना जेवर बहुमूल्य सामान रखकर उसमें ताला लगा देता है, और बॉक्स बा के पास रख देता है। आ ताले की चाबी अपने पास रखता है। आ का बहुमूल्य सामान्य पर क्या है? आणविक कब्जा है। यही आणविक कब्जा 3 प्रकार से हो सकता है, जो मैंने भी पढ़ के सुनाया। तो एक छोटी सी टॉपिक आणविक कब्जा की, और जो ये मैं केस लॉ भी 4 बचा है इसको भी डील कर देता हूं। तो एक देखिए, आज की ही छोटी सी क्लास में जो 20 मिनट के आसपास होगी, इसमें आपको निश्चित कब्जे से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो सीधा मिलने की गुंजाइश है। आइए बचे हुए केस देख लेते हैं। तीसरा केस था आर बनाम एसवेल्स, 1865 का ये जजमेंट है, ध्यान से सुनना। इस बाद में हुआ क्या था? एक बाद में आ ने अंधेरी रात में एक गिन्नी दी। एक बाद में आ ने अंधेरी रात में एक गिन्नी दी और बा ने उसे प्राप्त किया। जब ये देन लेन हो रहा था तो रात अंधियारी थी। इन दोनों ने उसे सीलिंग समझा, देने वाले ने भी सीलिंग समझा और लेने वाले ने भी सीलिंग समझा। जरा नए बच्चों को बता दूं कि ये मुद्रा है, सीलिंग और गिन्नी,
इसमें एक कीमती है, एक बहुत सस्ती है। ये देन लेन में क्या हुआ, उसको देते समय और लेते समय सीलिंग समझा गया, जबकि दिया लिया गया महंगी चीज। अब इससे अर्थ क्लियर हो जाएगा। बा ने बाद में ये पाया कि वो तो गिन्नी थी। जब दे दिया तो बाद में उसको पता चला, जिसने लिया था बा ने उसे प्राप्त किया था, तो बा को बाद में चला, अरे यार ये तो सीलिंग समझ के उसने दिया और ये तो गिन्नी है। और उसका उसने फिर भी बगैर उसे बताया कि वो तो सीलिंग समझ के दिया है ना, इसने उपयोग कर लिया। फिर आइए बेलमेंट वाले पर। धोबी को आपने अपना कोट दिया, कोट के अंदर कोई सोने की अंगूठी आपकी पड़ी रह गई, आपको ख्याल नहीं था। धोबी देख रहा है, तो क्या धोबी का मतलब है उसको बेच ले? बेलमेंट पड़ी होगी कि बेच ले, वहां वही ध्यान देना, वहां यही काम करेगा। क्या क्या बा ने चोरी का अपराध दोष से सिद्ध किया गया। अगर वो यूज कर लेता है, ये प्रॉब्लम में पूछते हैं आईपीसी के, तो ये क्या हो गया, ये चोरी का अपराध हो गया। और अब निर्धारित किया गया कि बा ने गिन्नी का कब्जा नहीं प्राप्त किया, क्योंकि बा ने बाद कब्जा नहीं प्राप्त क्योंकि उसे यह नहीं मालूम था कि वो गिन्नी है। अगर वो गिन्नी समझ के ही लेता तब बात दूसरी हो जाती, वो तो सीलिंग समझ के लिया था ना, है ना। तो ये आप आर बनाम एसवेल, बड़ा सा रहेगा हिंदी मीडियम वालों, एसवेल, आर बनाम एसवेल, कब्जे का वाद है। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि सर ने बताया था एक कब्जे वाला वाद है, गिन्नी वाला केस है, गिन्नी सीलिंग। इसीलिए मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा स्टोरी पढ़ने से ये जो बोरियत वाला ये साला पेपर है, ये जूरिस्प्रूडेंस, इसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए मैंने टॉपिक चुना। दो भी आज 19 तारीख है, तो 2 दिन अभी मैं जूरिस चलाऊंगा। उसके बाद क्रम से 12 तक कंटिन्यूअस रोज सारे पेपर जितना कर सकता हूं, 20-20 मिनट ऐसे हर दिन की क्लास खूब महत्वपूर्ण रहेगी। आप सुनेंगे, जान लिया, हर दिन उस टॉपिक से सवाल बन सकता है। अब आइए चौथा केस पढ़ते हैं, हार बनाम हडसन में। आर बनाम हडसन 1943 में किंग्स बेंच द्वारा, अंग्रेजों के जमाने का एक केस है ना, तो किंग्स बेंच ने इसको हेल्ड किया था। क्या था इसमें, इस बाद में जे हेडसन नामक व्यक्ति ने, जे हटसन के नजदीक ही रहता था। हडसन हटसन 2 है, हडसन हटसन के नजदीक रहता था। जे हडसन को एक लिफाफा गलती से मिला, इसका मतलब वो हटसन का था, ट और ड, वो लिफाफा वास्तव में जे हटसन के लिए था और चला कहां आया, हडसन के पास। पर गलती से लिफाफे पर जे हडसन लिखा गया था। लिफाफे के अंदर एक चेक था जो जे हटसन के लिए था। जे हडसन ने चेक को पृष्ठांकित किया और अपने खाते में पैसा जमा कर लिया। समझ गए इस बात को। अब यहां ठीक वही सिचुएशन फिर है। निर्धारित किया गया कि वो चोरी का दोषी था। वह चेक उस समय तक कब्जे में नहीं गया था जब तक कि उसके लिफाफे को नहीं खोला या पाया गया। मतलब कहने का यह है कि जब लिफाफा खोले तब तो आपको जानकारी हो गई ना कि वास्तव में किसका था। फिर भी आपने उसको यूज कर लिया पृष्ठांकित करके, क्योंकि लिफाफे के ऊपर क्या लिखा था, उसी का नाम लिखा था जिसके पास आया था वो, लेकिन अंदर जानकारी दूसरी थी। तो इसलिए चोरी का वो दोषी होगा। अब 5वां केस पढ़ते हैं, साउथ स्टेफोर्ड शायर कंपनी बनाम सरमन। ये 1996 का जजमेंट है और क्वींस बेंच, इंग्लैंड का केस है। साउथ स्टेफोर्ड शायर कंपनी बनाम सरमन, ध्यान दीजिएगा। इस वाद में प्रतिवादी को वादी के आदेशानुसार उसकी जमीन पर बने तालाब की सफाई करते वक्त 2 अंगूठियां मिली। ये केस हमें लगता पूछेगा। साउथ स्टेफोर्ड शायर कंपनी बनाम सरमन, जूरिस के पेपर में पोजीशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सारी केसला वहीं से है। तो इसमें 2 अंगूठियां मिली। प्रतिवादी ने उन अंगूठियों को देने से मना कर दिया, परंतु वास्तविक स्वामी का पता लगाने में असफल रहा। वो इस जिद पे नहीं दे रहा था कि भले इस तालाब में मिली है, तालाब में मिली हुई तो इसका मतलब आपका थोड़ा है, लेकिन वो ये भी कंफर्म नहीं पड़ा तो किसका है। तब इसमें निर्णय हुआ कि वादी अंगूठियों को प्राप्त करने का हकदार है। क्यों? क्योंकि जहां एक व्यक्ति एक मकान या जमीन पर कब्जा है और वह उस पर या उन वस्तुओं पर जो उस पर हैं या उसके अंदर हैं नियंत्रण करने की अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, वहां अगर जमीन पर कोई चीज पाई जाती है तो चाहे जमीन मालिक के नौकर द्वारा या किसी अजनबी या अंदान द्वारा उधारणा बनती है,
कि उस वस्तु पर कब्जा मालिक या स्वामी का है। हाँ, वो मैं उल्टा, सॉरी सॉरी माफ करना, इसमें भी जिसका तालाब था, मतलब ये वादी में प्रतिवादी को ड्यूटी लगाया कि आप इसमें सफाई कर दीजिए, तो प्रतिवादी अपना दे रहा था, दे नहीं रहा था, लेकिन कहा नहीं, वादी का हक है क्योंकि उसका ही पॉन्ड है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा था। अब आइए ब्रिजेज बनाम हाक्सवर्थ देख लेते हैं। 1851 की इस जजमेंट में कई बार ये केस पूछा गया है, मैं कह रहा हूँ कई बार, आप ध्यान दीजिएगा। इस बाद में ब्रिजेज एक यात्री विक्रेता था, हाक्सवर्थ एक दुकानदार था जिसके साथ वो व्यापार करता था। दुकान छोड़ते समय ब्रिजेज को दुकान की फर्श पर पड़ा हुआ बैंक के नोटों का एक बंडल दिया। उसने उसे दुकानदार को सौंप दिया कि वह उन नोटों को उसके वास्तविक स्वामी के लिए धारित करे। हाक्सवर्थ ने उसका विज्ञापन किया। जब 3 वर्ष बीत गए और वास्तविक स्वामी का पता नहीं चला, तो ब्रिजेज ने दुकानदार से नोटों का बंडल वापस मांगा। वहां एक कस्टमर के तौर पर कह सकते हैं, दुकान पर वो पाया और उसने कहा, भाई देखिए आपकी दुकान पे तो 50 लोग आते जाते हैं, पता नहीं किसका ये नोटों का बंडल गिरा है। उसने बाकायदे इस्तेहार छपवा दिया दुकानदार ने। 3 साल तक कोई नहीं आया। ये बात इसको भी पता थी, जिसको वो मिला था। उसने आके कहा, भैया अब 3 साल तक जब कोई नहीं आया तो उस पर तो हमने पाया था, तो मेरा हक बनता है। देखिए क्या हुआ। दुकान के नोटों का बंडल लेने का स्वीकार कर दिया। भाई किसका मन नहीं जी नहीं मानेगा, नोटों का बंडल, एक नोट पे तो मारपीट हो जाए, तो नोटों का बंडल। निर्णय अब निर्धारित किया गया कि बैंक नोट पड़ा पाने वाले की हैसियत से वादी की संपत्ति है, क्योंकि उस पर स्वामित्व तो उसका बिल्कुल नहीं था, किसी थर्ड व्यक्ति का गिर गया था। कौन कस्टमर आया, कब आया, क्या किया, उससे मतलब नहीं। लेकिन ऐसी संपत्ति पर वो याद कीजिए, आपराधिक दुर्विनियोग वाला, कि हाईवे पर एक व्यक्ति अंगूठी पाता है और उसको यूज कर लेता है, वह क्या आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है? आईपीसी 403। अगर हाईवे पे पा रहा है, किसी के घर में नहीं, किसी की मेज पर नहीं, तो वहां पता नहीं कौन से कहां से आए, कोई पता लगाने पर, और वो उस पर पाता है, तो उसकी जिम्मेवारी आपराधिक दुर्विनियोग की नहीं होगी अगर उस अंगूठी का उपयोग अपने लिए कर लेता है। वही चीज यहां देखिए, सेम कह रहा है कि वो प्रतिवादी जिसको वो मिला था, जिसको सर्वप्रथम उसने नोट देखी थी, उसका अधिकार है सिवाय वास्तविक स्वामी के। अगर हाँ, इसके बेहतर अधिकार किसका है? जिसका वो रुपया वाकई में था। प्रतिवादी का उन बैंक नोटों पर पहले से कब्जा नहीं था। प्रतिवादी मतलब ये दुकानदार जो पैसा वर्तमान में रखे हुए है और देना नहीं चाह रहा है वादी को, समझ रहे हैं? तो ये प्रतिवादी का नहीं था, अतः वादी को बैंक नोट बंडल देने के लिए बाध्य है। दुकानदार को देना पड़ा उस अपने कस्टमर को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रिजेज बनाम हाक्सवर्थ का केस बहुत पूछते हैं। आखिरी, और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हम बना दें, तो बनाने को तो बना दें, लेकिन आप लोग ऊब जाते हैं। उबने की प्रवृत्ति खतरनाक है। इस समय आप जितना पढ़ें उतना कम है। कल पढ़ेंगे न्याय प्रशासन, कुछ नई टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। एल्विस बनाम ब्रिक्स गैस कंपनी, एल्विस बनाम ब्रिक्स, ये 1866, बहुत पुराना मामला है। इस बाद में क्या हुआ था कि प्रतिवादी कंपनी ने गैस का एक कारखाना लगाने के लिए वादी से कुछ भूमि पट्टे पर लिया, लीज पर। जब प्रतिवादी कंपनी उस भूमि पर खुदाई का काम कर रही थी, तो उसे मिट्टी में लिपटी हुई प्रागैतिहासिक काल की एक नौका मिली। अब जानते हैं आर्कियोलॉजी में कोई सामान मिले तो उसकी कीमत का कोई मतलब अंत नहीं, इतनी कीमती चीज होती है। नौका ही सही। वादी ने उस नौका को पाने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित किया। तो जो कंपनी खुदाई कर रही थी, जो गैस की कंपनी लगानी चाहती थी, उसने मूल मालिक को देना जरूरी नहीं समझा। वो खुद दिमाग लगाए होंगे कि इसको बेच देंगे तो बड़ा पैसा आएगा। निर्णय दिया गया कि विधि की दृष्टि से भूमि पर वादी का कब्जा था। भाई जिसकी जमीन पर आप गैस की कंपनी लगाने आए हैं, वो उसी का मालिक, उसके ऊपर का अंदर का जो भी कुछ निकले उकले। यही तो आप पीछे के केस में देखे। भूमि में छिपी हुई वस्तुओं पर भी वादी का कब्जा माना जाएगा, भले ही वादी को यह जानकारी हो या ना हो। अतः नौका पे वो कब्जे का अधिकारी है। यानी प्रतिवादी कंपनी को कहा गया, तुम अपनी कंपनी खाली लगाओ, उसमें से खुदाई उदाई से जो मिल रहा है उसको सौंप दो। ठीक है, तो आज कब्जे का टॉपिक पूरा हुआ। कैसे ही जूरी सूरिस पर, मतलब सीआरपीसी, आईपीसी, सब पे है ना क्लास लूँगा। ज़्यादा समय देने पे गड़बड़ हो जाएगा। 25 मिनट लगभग होने को जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें
और अगर जीएस में जो 9 एक्ट हैं वो अभी भी आपके पास 15 दिन का समय है, और कल हमारी क्लास का आखिरी दिन है, 9 एक्ट पढ़ा के पूरा हो जाएगा 20 जनवरी 2023 को। जो हमने ये लगभग हम आपको बताएं 22 दिसंबर से हमने शुरू किया था, शायद सही से याद आ रहा है, और कल 20 जनवरी को जाकर के ये पूरा होगा। कोई कोई क्लास घंटे घंटे भर की है। तो अगर आपको चाहिए तो 7705090393 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सअप करेंगे तो हम फिर बात करेंगे आपसे। और कोई जानकारी हो और किसी लॉ के पॉइंट्स पर, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, लोकल, माइनर, मेजर, कोई भी लॉ पे अगर आपको बातचीत करनी है तो हमसे आप फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में जैसा कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको इस समय भंवर जाल में नहीं फंसाऊंगा। मुझे भैया पैसा उमेटने की इतनी जिद नहीं है। मैं देख रहा हूँ टेस्ट सीरीज के नाम पर इतने सड़ेले सड़ेले क्वेश्चन, मतलब लगा दिया है क्या, कोचरों ने जो कुकुरमुत्ते की तरह निकल आए हैं, उन्होंने लगा दिया है ड्यूटी, कहीं से क्वेश्चन बना ला बे, बना ला क्वेश्चन, छाप देंगे। छापने के लिए तो आसान ही है, गधाओ लगा दो छाप देगा। और उसके बाद आपसे बेमतलब आपकी ऊर्जा अगर किताब में लगाएं, साल पे लगाएं, घटना चक्र के साल पे पढ़ें, तब भी सार्थकता है। वहां जाकर के आप 3 घंटा बर्बाद कीजिए और उनके क्वेश्चन को उनके लिए मनीषी साबित कीजिए कि 12 मिहिर का बनाया हुआ पेपर आया है। वो कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं जीएस का क्वेश्चन बनाकर, उल्लू बनाने का ठेका ले रखा है। बचना इन नक्कालों से, उससे लाख गुना बेहतर है कि आप चुपचाप घटना चक्र रगड़िए। समय बहुत नहीं है, टेस्ट सीरीज के नाम पर शुरू हो गया है धंधा गोरख। इनको तो कंपटीशन देना नहीं है। तो कल हम न्याय प्रशासन पे, जूरिस पे ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नक्कालों से सावधान रहिए और दिमाग में मेंस चलाइए। प्री तो पढ़ ही रहे हैं आप, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।